वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटटेक। स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक प्रोजेक्ट सीरीज में, जहां मैं आपके लिए बनाती हूं प्रोजेक्ट्स यूजिंग रियल लाइफ डेटा सेट। आज हमारा सेकंड प्रोजेक्ट टॉपिक है सर्वाइवल डेटा एनालिसिस। ये है डेटा सेट, जुपिटर नोटबुक में इनबिल्ट डेटा सेट है ये। चलो मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ। सर्वाइव्ड कॉलम में है 0 1 0 1 0 1। 0 का मतलब है नो सर्वाइवल एंड 1 का मतलब है सर्वाइवल। पीसी क्लास में 1 2 3 क्लासेस है, सेक्स में जेंडर है, एज और बाकी बहुत सारे जो है कॉलम्स यहाँ दिए हुए हैं। फेयर इम्बार्ट, ये जो दो कॉलम है वो भी हमें लगने वाले हैं। आप चाहे तो कंप्लीट डेटा सेट पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पर सैम्पल प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ कॉलम्स चूज करूंगी और उसके ऊपर एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगी। तो बाय सीइंग दिस टेबल, ऑब्जेक्टिव्स की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है देखते हैं। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर एज एंड फेयर वैल्यूज इन टाइटैनिक डेटा सेट। हम डिटरमाइन करेंगे कि टाइटैनिक पैसेंजर की जो एवरेज एज है और जो एवरेज फेयर है वो कितनी है। नेक्स्ट इज टू एक्सेस द वेरिएबिलिटी एंड स्प्रेड ऑफ एज एंड फेयर अमंग टाइटैनिक पैसेंजर। हम यहाँ एक्सेस करेंगे कि पैसेंजर की जो एज है एंड फेयर में है उसमें कितना वेरिएशन है या फिर कितनी स्प्रेड है। थर्ड, टू एग्जामाइन द ओवरऑल distribution pattern of numerical variables such as age and fair. Consider numerical because we have categorical variables in our data set. हम यहाँ एग्जामाइन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स कैसा है हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का। Next is to identify the presence of unusually high or low values, means outliers in fair and age data. हम डेटा में से आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंस ऑफ यूजुअली हाई और लो वैल्यूज, मतलब रेंज भी फाइंड करेंगे एंड आउटलायर्स भी ढूंढेंगे। Fifth is to estimate a confidence range for the true average age of Titanic passenger. हम estimate करेंगे कि Titanic passengers की जो true average age है उसके लिए कोई confidence range है या नहीं। Next is to examine whether the average age of passengers differs from a specified reference value. यहाँ हम consider करेंगे mu equal to 30 years. यहाँ हम hypothesis test करेंगे। हम यहाँ एग्जामाइन करेंगे कि जो एज है पैसेंजर्स की वो 30 मिनिमम, मतलब मीन जो है वो 30 है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज टू कंपेयर द एवरेज फेयर पेड बाय मेल एंड फीमेल पैसेंजर। हम कंपेयर करेंगे कि जो फेयर पेड किया है पैसेंजर्स ने हमारे मेल एंड फीमेल में, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज टू एग्जामाइन whether passenger survival is associated with gender. हम एग्जामाइन करेंगे कि जो सर्वाइवल है वो एसोसिएटेड है जेंडर के साथ या फिर नहीं है। नेक्स्ट, टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फेयर अमाउंट एंड सर्वाइवल स्टेटस ऑफ पैसेंजर्स। हम एग्जामाइन करेंगे कि फेयर अमाउंट जो है वो सर्वाइवल स्टेटस के बीच में कोई रिलेशनशिप बनाता है या नहीं। Next is to compare the average fare across different passenger classes. हम compare करेंगे जो average fare है across the passenger classes. Next is to access the combined effect of gender, age, fare and passenger class on survival probability. हम access करेंगे combined effect का, ये जो columns है इन सब का, and survival probability निकालेंगे। Let's begin the analysis part. यहाँ हमने pandas, numpy, seaborn, pyplot, scipy लिया हुआ है। scipy जो है वो numpy का ही पार्ट है। ये pyplot हमें जो हमारे प्लॉट्स है, ग्राफ्स है वो अच्छी तरह से देगा, और scipy से हमने स्टार्ट लिया है एडवांस स्टैटिस्टिक मेथड्स यूज करने के लिए। टाइटैनिक डेटा सेट का नाम है, हम यहाँ एसएनएस सीबॉन से लोड करेंगे। यही डेटा सेट है जो मैंने बताया था। कॉलम्स चेक करते हैं। यहाँ
सब कुछ अच्छे से है। टोटल जो ऑब्जर्वेशंस है हमारा टोटल सैंपल्स है 890 मतलब 891 है, 0 से स्टार्ट होता है ये। तो कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं इस डेटा सेट की। यहाँ कॉलम्स के नेम दिए हैं। नॉन नल काउंट जो है वह यहाँ पे है 981 891 891 891 891 नहीं है, मतलब एज में जो है हमारी मिसिंग वैल्यूज है। सीबीएसपी में करेक्ट है, 5 में करेक्ट है, फेयर में करेक्ट है। इम्बार्क जो है वो 889 मतलब यहाँ भी मिसिंग वैल्यूज है। ये दो एज एंड जो इम्बार्क है ये दो कॉलम्स हमें चाहिए। सो इसे क्लीन कर लेते हैं। डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। अब देखते हैं जो एज है वो इस टाइप में है एंड इम्बार्क जो है इस टाइप में है। ठीक है, इम्बार्ट में हम यहाँ मोड यूज कर सकते हैं, मीन एंड मीडियम हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइप में जो डेटा फॉर्म होता है वहाँ मोड यूज करना इम्पोर्टेंट है। मोड का मतलब है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ओके, मोस्ट जो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज इसमें होगी वही हम अप्लाई करेंगे। अगर सी, ये जो सी है, अगर सी हमारा 800 टाइम्स आ रहा है तो हम जो मिसिंग वैल्यूज है उसमें भी सी ही अप्लाई करेंगे। ओके, इसका मतलब ही मोड होता है। एज में हम मीन या फिर मीडियन मीडियन यूज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ डेटा क्लीन कर रही हूँ। एज के लिए मैं यूज कर रही हूँ मीडियन एंड देन एम्बार्ड के लिए मैं मोड यूज कर रही हूँ। ठीक है, रन हो चुका है तो इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। चेक करना है हमें H891। ओके, देन इम्बार्क जो है 891, ये भी ठीक है। हमारा डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब कर लेते हैं हमारा डेटा क्या क्या वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो कॉलम्स है हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, उसका काउंट जो है करेक्ट आ रहा है कि नहीं फिर से चेक करेंगे। हाँ, करेक्ट है। देन इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे क्वार्टाइल्स है। तो इस डेटा को हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे बार चार्ट प्लॉट्स निकाल कर। ये बहुत अच्छा कोड मैंने लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं, बहुत और कलरफुल भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मैंने सिंपल सा कोड रन किया है। समझ लेते हैं सर्वाइव्ड जो है वो कितने हैं। 0 0 का मतलब मैंने बताया था कि नॉन सर्वाइव, और ये जो है सर्वाइव किए हुए। सर्वाइवल रेट थोड़ा यहाँ कम दिख रहा है। सेक्स में मेल जो है बहुत ज्यादा है, फीमेल 300 एंड मेल जो है 500 के ऊपर। पीसी क्लास में दिख रहा है कि 1 2 3 थर्ड जो क्लास है उसमें ज्यादा पैसेंजर्स है। इम्बार्केशन पोर्ट जो है हमारा, इम्बार्क जो है SCQ मतलब S जो है हमारा मोड भी है। ओके, S ज्यादा है। यहाँ मैंने एज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है। मैं इसमें एक कर्व पॉइंट कर देती हूँ ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए। ये कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये कर्व जो है इससे हमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। अब ये जो प्लॉट, ये जो हमें दिख रहा है ना कर्व, इस कर्व को हम नॉर्मल कह सकते हैं, फिर भी हम इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। और ये कर्व तो नॉर्मल नहीं है, ये तो राइट स्क्यूड है। ठीक है, तो इसके लिए हम शापिरो टेस्ट भी कर सकते हैं और उसमें से हमें ये रिजल्ट आएगा कि डेटा नॉर्मल नहीं है। आप चाहे तो यहाँ कोड टाइप करके रन करें और फिर यहाँ मैं टी वन सैंपल टी टेस्ट यूज करूंगी। अब आपको डाउट आ सकता है कि मैंने यहाँ पर जो डेटा सेट हमारा है वो नॉर्मल नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों यूज किया। तो इसका रीजन है बाय सीएलटी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। वो हमें अलाउ करता है टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए इफ यूर n इज ग्रेटर देन 30 के ऊपर हमारे ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि 891 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो हमें सीएलटी जो है अलाउ करता है टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए। यहाँ में म्यू
म्यू जो है वो 30 ले रही हूँ। अब यहाँ म्यू क्या होता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस एच नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 30 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन इक्वल टू म्यू वन इक्वल इज नॉट इक्वल टू 30। तो चले एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट हो देख लेते हैं। पी वैल्यू जो है 0.143, ओके 0.05 से ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मीन एज है हमारा 30 से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। यहाँ हम हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारा यहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है। नेक्स्ट मैंने यूज किया है टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल्स। यहाँ मैंने सेक्स एंड फेयर लिया हुआ है। रन करके देखते हैं। पी वैल्यू है हमारी 4.2308 इंटू ई रेस टू -08, मतलब कि 0.05 से हमारी पी वैल्यू जो है काफी छोटी दिखती है। इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो ग्रुप का एवरेज फेयर है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यहाँ भी हम नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट मैंने यूज किया है मैन विटनी यू टेस्ट। ये जो हमारा राइट स्क्यूड डेटा है ये नॉर्मल नहीं है, तो मैंने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है यूज किया है। रन करके देखेंगे। पी वैल्यू है 9.6123 इंटू ई रेस टू -50। पी वैल्यू जो है इज स्मॉलर देन 0.05। हम यहाँ भी हमारा जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे और इससे इंटरप्रिटेशन ये आता है कि हमारा जेंडर वाइज जो फेयर डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली वैलिड है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ मैंने कंटीजेंसी टेबल जो है वो क्रिएट करा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ का स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ टू चेक कि जेंडर एंड जो सर्वाइवल जो है वो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। अब रन करके देखती हूँ। यहाँ जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 1.1973 इंटू ई रेस टू -58। 58 मतलब कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। हमारी जो पी वैल्यू है वो रियली स्मॉलर देन 0.05। तो हम इससे ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा जेंडर एंड सर्वाइवल है इज नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों है डिपेंडेंट है, सर्वाइव्ड एंड सेक्स जो है वो डिपेंडेंट है। आपको बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन इसका लिखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको पता है ना, हाइपोथेसिस लिखते वक्त गड़बड़ हो जाती है। अच्छे से लिखे, अच्छे से इंटरप्रिटेशन आपको याद आएगा तो वाइवा में भी आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट मैंने कोरिलेशन निकाला है फेयर एंड सर्वाइव का। आप कोरिलेशन किसी का भी किसी भी कॉलम का निकाल सकते हैं, आपको जो चाहे। मैंने कोरिलेशन फेयर एंड सर्वाइव का निकाला है, आप सबका भी निकाल सकते हैं। कोरिलेशन यहाँ आ रहा है 0.2573। इसका मतलब ये है तो कोरिलेशन है बट वीक कोरिलेशन है। नेक्स्ट मैंने यूज किया है वन वे एनोवा टेस्ट। ये ये मैंने चेक करने के लिए किया है कि डिफरेंट जो पैसेंजर क्लासेस हैं उनका एवरेज फेयर सेम है या नहीं है, ये देखने के लिए मैंने टेस्ट रन की हुई है। तो इसकी पी वैल्यू है 1.03137 इंटू ई रेस टू -84। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मतलब क्लासेस के जो फेयर क्लियरली है वो डिफरेंट दिख रहे हैं। यहाँ भी हम हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को जो है एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया हुआ है मॉडल के लिए। तो यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे स्टैट मॉडल्स। ओके, इसके अलावा अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये कोड रन नहीं होगा। स्टैट मॉडल से लॉजिट हमें लेना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। Optimization terminated successfully because we apply correct code. Then see the summary of the table.
डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा सर्वाइव्ड है। मैं एक बार आपको ये मॉडल जो है ये मॉडल समझा देती हूँ। सर्वाइव्ड इक्वल टू मतलब सर्वाइव्ड इक्वल टू जो आएगा हमारा बीटा नॉट, एक कोएफिशिएंट है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू सेक्स प्लस बीटा 2 इंटू एवरेज प्लस बीटा 3 इंटू फेयर प्लस बीटा 4 इंटू पी क्लास। ऐसा हमारा मॉडल जो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोएफिशिएंट्स भी मिलेंगे, पी वैल्यूज भी मिलेंगी। डिपेंडेंट वेरिएबल है सर्वाइव्ड का। ये सर्वाइव्ड जो है इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। तो मॉडल मैंने लॉजिट यूज किया है, मेथड एमएलई है। बाकी यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें अब तो यूज करना है ये कि इंटरसेप्ट जो हमारा कोएफिशिएंट है वो है 2.0480। ठीक है, मतलब जो यहाँ बीटा नॉट आएगा, यहाँ बीटा नॉट जो हमारा आता है वो है 2.0480। सेक्स का है 2.6073, मतलब यहाँ आएगा बीटा वन की वैल्यू यहाँ आएगी बीटा 1 इंटू सेक्स, मतलब बीटा 1 इंटू सेक्स की वैल्यू आएगी, इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू ये है 2.6073। एज जो है हमारा वो कोएफिशिएंट माइनस में गया है, -0.0331, फेयर है 0.0006, पीसी क्लास है -1.1529। फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट्स दिए गए हुए हैं, स्टैंडर्ड एरर्स की वैल्यू है यहाँ इस कॉलम में, यहाँ z वैल्यूज है, यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटीज एंड दिस इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमें यहाँ यूज आने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं आप। यहाँ सारी प्रोबेबिलिटीज जो है इसको छोड़कर, यहाँ जो सारी प्रोबेबिलिटीज दिख रही है फेयर को छोड़कर, दीज आर स्मॉलर देन 0.05। मतलब जो है सेक्स, एज एंड पीसी क्लास आर सिग्निफिकेंट एंड फेयर इज नॉट सिग्निफिकेंट। और एक रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो सेक्स का कोएफिशिएंट है 2.6073 इज मैक्सिमम वैल्यू हियर। ओके, इंटरसेप्ट में से मैक्सिमम वैल्यू सेक्स की है, मतलब जेंडर जो है हमारे मॉडल पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। जेड वैल्यू क्या होती है कि दिस डिवाइड बाय दिस, आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से एक बार शॉर्ट में हमने क्या क्या किया है देख लेते हैं। डेटा सेट लोड करो, फिर उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन निकालो, मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करो, फिर से इंफॉर्मेशन निकालो ताकि पता चले कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। डिस्क्राइब करो, उसमें हमें मीन वगैरह सब मिल जाएगा। फिर हमने प्लॉट्स निकाले, बार चार्ट्स निकाले हैं, फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है कि नहीं है, फिर हमने बहुत सारे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए हैं एंड उसके इंटरप्रिटेशंस भी देखे हुए हैं। ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने किया है उसकी समरी शॉर्ट में हम देखेंगे। यहाँ कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हमने यूज किए हुए हैं, या फिर व्हाई वी यूज दिस मेथड्स एंड की रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस। फर्स्ट हमने यूज किया info, describe to understand the data structure, central tendency and variability। यहाँ हमें पता चलता है कि मीन एज जो है हमारी 30 नहीं है पर 29.7 ईयर्स, फेयर डेटा हाईली स्क्यूड है। काउंट प्लॉट हमने यूज किया है टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स। रिजल्ट आता है मोर मेल्स एंड मोर नॉन सर्वाइवल्स ऑब्जर्व्ड। हिस्टोग्राम हमने यूज किया टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। एज एंड फेयर जो है वो राइट स्क्यूड है एंड नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शापिरो टेस्ट आप यूज कर सकते हैं टू चेक नॉर्मेलिटी अजम्पशन। यहाँ दिखता है कि एज जो है हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद हम यूज करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। तो आपको यहाँ डाउट आ सकता है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर भी हमने मैट्रिक टेस्ट जो है वो यहाँ क्यों यूज की है? बिकॉज ऑफ CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बाय CLT, इफ n is greater than 30 then
यू कैन यूज टी टेस्ट। CLT हमें अलाउ करती है कि हम टी टेस्ट यूज करें। वन सैंपल टी टेस्ट हमने यूज की टू कंपेयर सैंपल मीन विथ एन अजम्प्ड पॉपुलेशन मीन। रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ है एवरेज एज जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम 30 ईयर्स। यहाँ हमने नल हाइपोथेसिस जो है उसे रिजेक्ट किया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट टू सैंपल टेस्ट जो है टू कंपेयर मीन फेयर बिटवीन मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स, उससे हमें रिजल्ट मिलता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो एवरेज फेयर में दिखता है बाय जेंडर। Man-Whitney U-test. This is a non-parametric test. So why we use non-parametric comparison of two independent group? इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है कि हमने कंफर्म किया है कि जेंडर वाइज जो फेयर है वो डिफरेंट है। काई स्क्वायर टेस्ट हमने यूज किया टू टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स। अगर आपके पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स है तो दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप या फिर एसोसिएशन चेक करना है तो यू कैन यूज काई स्क्वायर टेस्ट। हमें जो रिजल्ट मिला है वो है कि जेंडर एंड सर्वाइवल आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड। नेक्स्ट इज कोरिलेशन एनालिसिस टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन फेयर एंड सर्वाइवल। हमें रिजल्ट मिला कि पॉजिटिव है बट वीक कोरिलेशन है, 0.2 समथिंग जो आया है हमारा रिजल्ट, उससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव तो है बट वीक कोरिलेशन। एनोवा टेस्ट हमने यूज किया टू कंपेयर मीन फेयर अक्रॉस पैसेंजर क्लासेस। रिजल्ट ऑब्टेन ये है कि सिग्निफिकेंट फेयर जो है वो डिफरेंस है अमंग द क्लासेस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने लास्ट में यूज किया टू प्रेडिक्ट द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने कोएफिशिएंट निकाले, पी वैल्यूज निकाली, है ना, बहुत कुछ उस टेबल में हमें मिला था। उससे हमें रिजल्ट ये ऑब्टेन होता है कि जेंडर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल बिकॉज उसका कोएफिशिएंट जो है वो बड़ा है। हमारी ओवरऑल समरी बाय आवर एनालिसिस। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी डाउट है या फिर कोई स्टैटिस्टिकल मेथड है जो समझ में नहीं आई या फिर आप किसी और मेथड के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।